and welcome back to our on channel Minding Maths। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस डिस्कस। ओके, तो अब इस चैप्टर के अंदर सारे के सारे जो सीक्वेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, किन प्रोग्रेशंस हमारे पास और कौन से सीक्वेंसेस को हम प्रोग्रेशंस कह सकते हैं, देन द टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस विल बी डिस्कसिंग। और फिर हम जो एनसीईआरटी है हमारी नई वाली बुक जिसका नाम है गणित मंजूरी, उसके चैप्टर नंबर 8 में फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज और उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ये होने वाला है वन शॉट, तो लगभग एक शॉट के अंदर इसी वीडियो लेक्चर के अंदर हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स रह जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं, तो आप कमेंट डाउन कर कर हमसे पूछ सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। ओके, so thank you so much for joining, let us continue with the session। तो देखो, सबसे पहले हमें जो बात डिस्कस करनी है ना, वो हमें डिस्कस करनी है कि सीक्वेंस क्या होते हैं। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट सीक्वेंसेस आर। भाई सीक्वेंस ना एक ऑर्डर्ड लिस्ट कोई लिस्ट है, किसी ऑर्डर में तुमने लिख दी है। उस लिस्ट में ऑफ कोर्स नंबर्स होंगे या ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। वेयर द पोजीशन मैटर्स, जहां पे पोजीशन मैटर करेगी कि पहला जो लिस्ट का आइटम है वो क्या है, दूसरा लिस्ट का आइटम है वो क्या है, तीसरा लिस्ट का आइटम है वो क्या है। यहाँ पर रूल होना बहुत जरूरी बात नहीं है। लॉजिकल रूल हो भी सकता है और रूल नहीं भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं किसी सीक्वेंस की बात करूं तो आप देखो फिबोनाची सीक्वेंस में क्या होता है कि पहला जो टर्म है ना, वो तो वन ही होता है। दूसरा टर्म हमेशा नया जो टर्म आएगा वो पिछले दो टर्म्स को ऐड कर कर आएगा। तो अब अगर मुझे सेकंड टर्म लिखना है तो सेकंड टर्म लिखने के लिए मेरे पास पहला एक ही टर्म है जो कि वन है। तो मैं वन और उससे प्रीवियस टर्म को अगर मैं जीरो अज्यूम करूं तो वन प्लस जीरो कर मेरे पास सेकंड टर्म आ गया वन। अब थर्ड टर्म लाने के लिए मुझे पिछले दो टर्म को ऐड करना है, तो मेरे पास वन प्लस वन टू। फिर फोर्थ टर्म लाने के लिए मुझे फिर से पिछले दो टर्म को ऐड करना है, वन प्लस टू इज थ्री। फिर नेक्स्ट टर्म लाने के लिए मुझे फिर से दो टर्म्स को ऐड करना है, दैट इज फाइव। फिर नेक्स्ट टर्म लाने के लिए मुझे फिर से पिछले दो टर्म को ऐड करना है, दैट इज एट। एंड फॉर द नेक्स्ट टर्म अगेन मैं पिछले दो टर्म्स को ऐड करूंगा, दैट इज एट प्लस फाइव इज 13। तो आप देखो, इसको मैं कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ओके, ये एक सीक्वेंस है, अंडरस्टूड, ये सीक्वेंस है। ओके, तो अब इस सीक्वेंस का एक छोटा सा रूल है कि पिछले दो टर्म्स को ऐड करो, नया टर्म ले लो। अंडरस्टूड। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा मैं एग्जांपल लूं, जैसे कि मैंने लिखा वन, फिर लिखा मैंने फाइव, फिर लिखा मैंने 13, फिर लिखा मैंने कुछ 21, कुछ लिखा मैंने 29। तो अब देखो कि हाँ, कुछ ना कुछ ऐड कर कर मैंने कुछ ऐड किया फोर इधर, और फिर मैंने कुछ ऐड किया एट इधर, फिर मैंने कुछ ऐड किया लगभग अगेन एट। अंडरस्टूड, फिर से मैंने लगभग एट को ऐड किया। तो ये जो मेरा एक लिस्ट ऑफ नंबर्स आई है, इसमें कोई जनरल रूल फॉलो नहीं हो रहा। पहले प्लस फोर हुआ, फिर प्लस एट प्लस एट प्लस एट एंड गोज ऑन लाइक दैट। सो देयर इज देयर एनी जनरल रूल? अगला टर्म में चाहूं तो 32 लिख दूं। अंडरस्टूड। तो ये लिस्ट ऑफ टर्म्स तो है, लिस्ट ऑफ नंबर तो है, पर इसका कोई जनरल रूल नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, ये सीक्वेंस है। ये सब क्या है, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में कोई रूल हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी वो सीक्वेंस माना जाएगा। तो सीक्वेंस में रूल का होना या ना होना दोनों ही ओके है, दोनों ही ठीक है। अंडरस्टूड। अच्छा, अगर रूल है, किसी सीक्वेंस का रूल है, तो वो प्रोग्रेशन कहा जाएगा। ओके, एनी सीक्वेंस गलत लिख दिया मैंने। ओके, एनी सीक्वेंस having a general rule is progression, उसको प्रोग्रेशन कह सकते हैं। तो कोई भी ऐसा सीक्वेंस जिसके पास एक जनरल रूल है किसी भी टर्म को डिफाइन करने के लिए, उसको हम प्रोग्रेशन कहेंगे। तो प्रोग्रेशन सीक्वेंस का पार्ट है। सीक्वेंस बहुत बड़ा एक काइंड ऑफ सेट है, ठीक है, जिसमें लिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स, सारी की सारी ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, वो सब आ जाती हैं और उनमें प्रोग्रेशंस भी इंक्लूड होते हैं। तो कोई भी ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर जो कि एक जनरल रूल फॉलो करती है उसको सीक्वेंस तो कहेंगे ही, वो साथ में प्रोग्रेशन भी होगी। अंडरस्टूड। तो ऑल प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंस
अंडरस्टूड। सारे के सारे जो प्रोग्रेशंस है वो सीक्वेंस होंगे ही होंगे, पर सारे के सारे सीक्वेंसेस को प्रोग्रेशंस नहीं कहा जा सकता। जैसे फिबोनाची सीक्वेंस एक सीक्वेंस है, दिस इज नॉट अ प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन नहीं है। अंडरस्टूड। अ सीक्वेंस दैट स्ट्रिक्टली फॉलोज अ स्पेसिफिक रूल, जिसको हम जनरल रूल कहते हैं, टू कैलकुलेट द टर्म्स, उसको हम बोलेंगे प्रोग्रेशन। अंडरस्टूड। जैसे कि कोई भी टी एन निकालना है, नया टर्म कोई निकालना है, तो पुराने वाले टर्म में आप कुछ ऐड कर दो, टी एन माइनस वन पुराना टर्म, उसमें हमने कुछ ऐड कर दिया, लेट्स से 3 और लेट्स से 4, लेट्स से 5, कुछ भी ऐड कर दिया, तो ये एक जनरल रूल हो गया। इसको मैं रिकर्सिव रूल कहता हूं, इसको मैं क्या बोलता हूं, रिकर्सिव रूल। ठीक है, ये रिकर्सिव रूल हो गया हमारा टू फाइंड एनी प्रोग्रेशन जो कि इस रूल को फॉलो करेगा। जिसका आप समझो, अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म मुझे पता है ना, फर्स्ट टर्म लेट्स से मेरा फर्स्ट टर्म t1 मुझे पता है, लेट्स से 5, तो अब मुझे बताओ t2 क्या होगा। t2 क्या आ जाएगा बेटा, t2 आएगा यहाँ पे n की जगह पे 2 डालेंगे और n-1 आ जाएगा t1, तो +3, तो 5 + 3 8। ओके, फिर t3 क्या आ जाएगा, t3 तो 2 प्लस t2 प्लस 3, t2 प्लस 3, t2 इज 8 प्लस 3 इज 8 प्लस 3 is 11, so this will be your t2। अंडरस्टूड। ऐसे ही हम कोई भी जनरल रूल लिखकर एक प्रोग्रेशन बना सकते हैं। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस की, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस की। तो देखो, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन की जब मैं बात करता हूं तो हमारे पास दो प्रोग्रेशन होते हैं, दो तरह के प्रोग्रेशन हम यहां पर डिस्कस करेंगे। पहला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी बोलते हैं। ओके, और दूसरा है सेकंड जो हम डिस्कस करेंगे वो है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम जीपी भी बोलते हैं। और इस चैप्टर में यही दो बातें हैं, इसको एपी बोला जाता है, इसको जीपी बोला जाता है। ओके, बात क्लियर है। तो अब एपी की अगर मैं बात करूं, कोई भी ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर जो लिस्ट ऑफ टर्म्स लिखे हुए हैं उनके बीच में एक कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, या कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कि जो नया टर्म है वो पुराने वाले टर्म से या तो कुछ ज्यादा है और या फिर वो कुछ कम है। फॉर एग्जाम्पल, पहला टर्म मैंने कहा 2, दूसरा टर्म मैंने कहा 4, तीसरा टर्म मैंने कहा 6, उसके नेक्स्ट टर्म 8 एंड सो ऑन। तो आप देखोगे कि अगर ये मेरा पहला टर्म है जिसको मैंने a1 कहा, और ये मेरा दूसरा टर्म है a2, और ये मेरा तीसरा टर्म है a3, और ये मेरा चौथा टर्म है a4, अगर मैं a1 और a2 का कंपैरिजन करूं तो a1 और a2, a1 में मैंने +2 किया तो मुझे a2 मिला, फिर से मैंने +2 किया तो मुझे a3 मिला, और फिर से मैंने +2 किया तो मुझे a4 मिला। एंड ऐसे ही आप देख रहे हो हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, यानी a1 और a2 के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 है। a3 और a2 के बीच में भी डिफरेंस क्या है, 2। a4 और a3 के बीच में भी डिफरेंस क्या है, 2। सो क्या ये जो डिफरेंस 2 का है ये कॉमन है, हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में एक कॉमन डिफरेंस है। तो अगर अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में एक कॉमन डिफरेंस होता है तो हम कहते हैं कि वो जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सो consecutive terms will have a common difference। ओके, अच्छा, इस कॉमन डिफरेंस को हम डी मान लेते हैं, डी से डिनोट किया जाएगा ये कॉमन डिफरेंस। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है, उस केस में उसको हम एपी बोल पाएंगे। और दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं एपी के। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। लेट्स से मैंने पहला टर्म लिखा 5, उसके बाद मैं +4 करता जाता हूँ, तो देखो +4 किया, 5 + 4 9, +4 करोगे 13, +4 करोगे 17 एंड +4 करोगे 21। क्या ये एपी है? हाँ एपी है, क्योंकि देखो पहला टर्म और दूसरा टर्म उसके बीच में जो डिफरेंस है वो 4 है, फिर तीसरा टर्म और दूसरा टर्म उसके बीच में भी डिफरेंस क्या है, 4 है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए,
तो आप ये देख लोगे कि जो डी होता है कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है a2 माइनस a1 और दैट शुड बी इक्वल टू a3 माइनस a2 एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू a4 माइनस a3 दैट शुड बी इक्वल्स टू a5 माइनस a4। मतलब कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में आप डिफरेंस निकालोगे तो वो डिफरेंस कॉमन आना चाहिए। अगर ऐसा है, अगर कॉमन डिफरेंस है उस सीक्वेंस के अंदर तो उसको हम एपी बोल सकते हैं। आई होप एपी वाली बात समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा जनरल रूल की बात कर लेते हैं इसकी। तो मैंने कहा हर एक जो नया टर्म है बेटा, देखो पहले टर्म में मैंने क्या ऐड किया, 4 ऐड किया, तो दूसरा टर्म मिल गया, फिर से 4 ऐड किया, है ना, तो तीसरा टर्म मिला, फिर से 4 ऐड किया, यानी कि 4 ऐड करते चले जाओ और आपको नया टर्म मिलता चला जाएगा। तो अगर मैं कहूं किसी भी एपी के लिए, फॉर एनी एपी, पहला टर्म मैं ए मान लेता हूं, तो दूसरा टर्म कैसे आएगा, उसमें पहले टर्म में कुछ डिफरेंस यानी डी ऐड करके आ जाएगा, है ना। और तीसरा टर्म कैसे आएगा, तीसरा टर्म यानी अगला टर्म, फिर से जो दूसरा टर्म है ए प्लस डी, उसमें दोबारा से डी ऐड कर दो यानी ए प्लस 2डी हो जाएगा। फिर अगला टर्म कैसे आएगा, जो तीसरा टर्म था उसमें फिर से डी ऐड करो तो ए प्लस 3डी एंड सो ऑन। अगर अगला टर्म निकालना है तो वो ए प्लस 4डी होगा एंड सो ऑन। तो देखो इसको मैंने कहा ये मेरा पहला टर्म है a1, इसको मैंने कहा ये मेरा दूसरा टर्म है a2, इसको मैंने कहा ये मेरा तीसरा टर्म है a3 और इसको मैंने कहा ये मेरा चौथा टर्म है a4 और ये मेरा पांचवा टर्म है a5। तो अब आप ध्यान से देखो दूसरे टर्म में d का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, राइट, a प्लस डी है दूसरा टर्म, a प्लस डी। तीसरे टर्म में a प्लस 2d, समझो। अगर जो मैं टर्म की बात करूं तीसरा है तो d का कोफिशिएंट 2 होगा, एक कम होगा उससे। देखो a4 यानी चौथे टर्म में d का कोफिशिएंट 3 है यानी 4 से एक कम। तो अगर मैं कहूं मुझे nth टर्म लिखना है बेटा, nth टर्म, तो मैंने कहा देखो नीचे जोन सा भी टर्म निकाल रहे होते हो d का कोफिशिएंट उससे एक कम होता है, तो nth टर्म क्या a प्लस में एक कम n से n-1 d होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ। तो an का फॉर्मूला यानी ये जनरल टर्म का फॉर्मूला इज a प्लस n-1 टाइम्स d होता है। बोलो क्या ये बात समझ में आई। तो nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n-1 टाइम्स d होता है। तो अब इस फॉर्मूला को यूज करके, इस फॉर्मूला को यूज करके an क्या है, a प्लस n-1 टाइम्स d, किसके लिए है ये, ap के लिए। किसके लिए है ये, ap। अच्छा अगर मैं कहूं मुझे बताओ 10th टर्म कैसे लिखोगे, तो a 10 यानी n की जगह पे 10 लिख दिया, दैट विल बी a प्लस में n-1 यानी 10-1 9d, a10 a प्लस 9d लिखा जाएगा। अच्छा a50 कैसे लिखोगे, a एज इट इज प्लस में 50-1 विच इज 49d, a50। a500 कैसे लिखोगे, तो आप बोलोगे सर a प्लस में 500-1, है ना, क्योंकि फॉर्मूला हमारा a प्लस में n-1 टाइम्स d है, तो a प्लस 500-1 विच इज 499d। और अगर मुझे a और d पता हो, ध्यान से देखो, अगर मुझे a और d पता चल जाए, इसमें a और d पता चल जाए, 50वां टर्म निकाल सकते हैं, इसमें भी a और d पता चल जाए तो 10th टर्म निकाल सकते हैं, इसमें भी a और d पता चल जाए तो मैं 500वां टर्म 500th टर्म निकाल सकता हूं। अच्छा एक है फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। अच्छा लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास एपी है 5 9 एंड 13 एंड 17 एंड गोज लाइक दैट। अब इस एपी का पहला टर्म क्या है, 5 है, ठीक है, ए। अच्छा डी कॉमन डिफरेंस क्या है, तो आप a2 माइनस a1 करके कॉमन डिफरेंस निकालते हो, तो आप देखोगे 9 माइनस का 5 जो कि हो जाएगा 4, तो डी आ गया 4 बेटा। ए पता है, डी पता है। अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ इस एपी के लिए 50वां टर्म क्या होगा, 50th टर्म, तो आप सबसे पहले तो 50वें टर्म को लिखोगे a प्लस का 49d, है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 50-1 a प्लस में 50-1d। अब a की वैल्यू डाल दो बेटा, a की वैल्यू देखो 5 है, 49 टाइम्स d, d क्या है बेटा 4 है, एंड देन सॉल्व दिस आउट। 5 एज इट इज, 49 times 4 is 4 times 9 is 36, 3 here, 4 times 4 is 16, 196 this is, so 196, so 201। तो इस एपी का 50वां टर्म 201 होगा। तो कोई भी टर्म मुझे निकालना है मैं निकाल सकता हूँ, 500th टर्म इस एपी का क्या होगा वो भी मैं निकाल सकता हूँ। बात समझ में आ रही है।
आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, इसी एपी के लिए एक सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है कि अगर एक एपी है, उसमें पहला टर्म है, उसका दूसरा टर्म है, उसका तीसरा टर्म है, उसका चौथा टर्म है, तो उन चार टर्म को, पहले चार टर्म को जोड़ना, देखो पहले चार टर्म को जोड़ना आसान है, मतलब पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, चारों पता है, जोड़ दो और आंसर आ जाएगा। पर पहले अगर 50 टर्म जोड़ने हो, अगर किसी एपी के पहले 50 टर्म, फर्स्ट 50 टर्म्स अगर आपको ऐड करने हो, तो क्या आप A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 A50 तक जाओगे? मतलब 50 टर्म को लिटरली काउंट करके ऐड करोगे क्या? आप बोलोगे सर ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो बिल्कुल सही, वो पॉसिबल नहीं है। तो आप, हम एक फॉर्मूला लगाते हैं एस एन का, एस एन, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। इस एस एन क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एन एन टर्म्स। अगर देखो n5 है तो यानी s5 पहले 5 टर्म का सम, अगर n10 है तो यानी पहले 10 टर्म का सम, और n अगर 20 है तो पहले 20 टर्म्स का सम। तो Sn का फॉर्मूला होता है बेटा n/2 2a प्लस n-1 टाइम्स b। ओके, अब n की जो भी वैल्यू है, लेट से पहले 10 टर्म का सम निकालना है, तो n की जगह 10 लिख देंगे। a और d पता होना चाहिए आपको, ठीक है। यही Sn जो है ये फॉर्मूले में बन सकता है n/2। अच्छा देखो, क्या 2a को आप a प्लस ए लिख सकते हो, है ना? 2a इज a प्लस ए, और प्लस में n-1 टाइम्स b मैंने एज इट इज लिखा है। तो अब आप ध्यान से देखो, n/2 एज इट इज, इस a को भी एज इट इज लिखो। ये जो a प्लस n-1 d है, ये वाला पार्ट, a प्लस n-1 टाइम्स b, क्या ये nth टर्म होता है? देखो, ये nth टर्म होता है, a प्लस n-1 टाइम्स d, nth टर्म, और nth टर्म नथिंग बट लास्ट टर्म। तो इस पूरे फॉर्मूला को, इसी फॉर्मूला को a प्लस एल, ए प्लस एल, एल इज द लास्ट टर्म लिख सकते हैं। तो एस एन का दूसरा फॉर्मूला ये भी है, a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। ओके, पर इस केस में आपको लास्ट टर्म पता होना चाहिए। अगर आपको लास्ट टर्म पता होगा तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर पाओगे। तो हमने एपी के लिए दो फॉर्मूलाज डिस्कस करें। एपी के लिए जनरल फॉर्मूला, कोई भी टर्म आपको निकालना हो तो ए एन बराबर में a प्लस में n-1 टाइम्स d, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है। ये क्या है? जनरल टर्म का फॉर्मूला, जनरल टर्म। इससे आप कोई भी टर्म एपी का निकाल सकते हो, अंडरस्टूड। और दूसरा, पहले 10 टर्म का सम, पहले 50 टर्म का सम, पहले 500 टर्म का सम निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। किसके लिए? सम ऑफ एन टर्म्स के लिए, ठीक है। तो सम ऑफ एन टर्म्स निकालने हो एपी का तो ये दो फॉर्मूलाज है। अगर कोई भी जनरल टर्म निकालना है एपी का तो ये पहला फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया ये है। तो अब आपको बेसिकली एपी के बारे में लगभग सारी जानकारी प्राप्त हो गई है। अब हम चैप्टर की शुरुआत कर सकते हैं, 8.1 की शुरुआत कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, 8.1 के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस इन विच nth टर्म इज गिवन बाय। देखो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस में ये एपी है या नहीं उसके बारे में पूछ भी नहीं रहा, तो सीक्वेंस है तो हम सीक्वेंस का रूल गिवन है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट में tn गिवन है 3n-4। पहले 5 टर्म निकालने हैं बेटा, तो n के लिए 1 रख दो, t1 यानी पहला टर्म आ जाएगा, तो 3 इंटू 1 माइनस का 4, 3n है तो 3 इंटू 1 माइनस का 4, ये हो गया कितना? ये आपके पास हो गया 3 माइनस का 4 विच इज -1। t2 आप निकाल सकते हो, तो 3 इंटू 2 माइनस का 4 विच इज 6 माइनस का 4 इज 2। फिर t3 आप निकाल सकते हो, करेक्ट। तो t3 के लिए 3 इंटू 3 माइनस का 4 इज इक्वल टू 9 माइनस 4 इज 5। फिर t4 आप निकाल सकते हो, राइट। तो जब t4 आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 इंटू 4 माइनस का 4 विच इज 12 माइनस का 4 इज 8। t5 भी आप निकाल सकते हो, 3 इंटू 5 माइनस का 4 विच इज 15 माइनस का 4, 15 माइनस 4 राइट इज 11। तो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में फिर से tn आपको गिवन है और रूल है 2 माइनस का 5n, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में tn गिवन है और रूल है 2 माइनस का 5n। तो पहला टर्म निकालने के लिए n की जगह 1 रख देंगे, तो t1 विल बी 2 माइनस का 5 इंटू 1, तो 2 माइनस 5 इज -3। t2 निकालेंगे तो 2 माइनस का 5 इंटू 2, अब 2 माइनस का 10 माइनस का 8। t3 निकाल लेंगे
2 माइनस का 5 इंटू 3 कर लेंगे, 15 माइनस का 2 इज -13। T4 निकाल लेंगे, 2 माइनस का 5 इंटू 4 कर लेंगे तो 2 माइनस 20 इज -18। T5 निकाल लेंगे, 2 माइनस का 5 इंटू 5 कर लेंगे तो 2 माइनस का 25 इज -23। तो ये आपके पास सेकेंड पार्ट भी आ गया। ठीक है, इस तरह से पहले 5 टर्म हमने इस सीक्वेंस के लिए निकाल लिए हैं, बस निकाल लिए हैं। समझ में आ रहा है? ओके। अब देखो जो थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट भी डिस्कस कर ही लेते हैं। टी एन बराबर एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3। टी एन बराबर एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3। और वो बोल रहे हैं कि जो n है ना वो या तो बड़ा है या 1 के बराबर है। ओके, तो इसमें फिर से n की जगह 1 डालोगे तो t1 आएगा, दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस का 3, जो कि हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2 -1 प्लस 3, तो -1 प्लस 3 इज 2 ओनली। ठीक है, T2 मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप कैलकुलेशन खुद से कर सकते हो। देखो n की जगह पे 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 2 प्लस का 3, तो देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2 इंटू 2 इज 4, तो 0 प्लस 3 इज 3। T3 निकालोगे, 3 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 3, देखो ये 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 माइनस का 6 इज 3। ओके, n प्लस 3 है तो 3 प्लस 3 इज 6। T4 निकाल लोगे, 4 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 4 प्लस का 3, तो आप बताओ 4 का स्क्वायर इज 16, राइट? एंड 16 माइनस 8 इज 8 प्लस 3 इज 11। T5 आप निकाल लोगे तो 5 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 5 प्लस का 3, ये हो जाएगा 25 माइनस का 10, 25 माइनस 10 इज 15 प्लस 3, 15 प्लस 3 इज 18। एंड इस तरह से हमने पहले 5 टर्म निकाल लिए। तो ये फर्स्ट पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ। अभी फर्स्ट पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो ठीक ठाक लग रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये जो सब कुछ है ये रब कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपने नोट नहीं किया है तो प्लीज आप इसको वीडियो को पॉज करो, पॉज करके नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखो ध्यान से। देखो पहले क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लेते हैं। तो कह रहा है फाइंड द 10th टर्म एंड द 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो 10th टर्म निकालना है और 15th टर्म, तो बहुत आसान हो गया ये तो। आपको देखो रूल गिवन, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। रूल है Tn इज इक्वल टू 5n माइनस का 3। अगर आपको 10th टर्म निकालना है तो n की जगह क्या रखना चाहिए, 10, तो T10 विल बी 5 इंटू 10 और माइनस का 3, जो कि हो जाएगा 50 माइनस का 3 47। तो ये आ गया आपका 10th टर्म। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है 15th टर्म, तो यानी कि n की जगह पे 15 डाल दो, तो 5 इंटू 15 माइनस का 3, राइट? एंड 75, 15 टाइम्स 5 is 75 minus 3, so that is 72. So this is your 15th term of this sequence. Very easy, right? तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लिया। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। डिटरमाइन वेदर 97, 172 आर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस और नॉट। तो ये पता करना है कि क्या 97 और 172 इस सीक्वेंस का पार्ट है या नहीं। तो अब देखो सीक्वेंस यानी Tn गिवन है, रूल 5n माइनस का 3, इसका कोई पार्ट 97 है या नहीं। तो मैं मान लेता हूं कि 97 इसका पार्ट होगा। ठीक है, तो मैंने कहा कौन सा नंबर, कौन सा टर्म होगा 97, तो मुझे ये नहीं पता कौन सा टर्म होगा, तो मैंने कहा nth टर्म होगा, तो Tn बराबर 97 हो गया और 5n माइनस का 3 हो गया इक्वल्स में। ठीक है, अब 97 माइनस का 3 उधर आएगा तो प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 5n, और ये हो जाएगा 100 बाय 5 इज इक्वल्स टू n, तो यानी 20, तो यानी n जो है 20 आ रहा है। अब देखो n की वैल्यू 20 आ रही है, यानी कि जो 97 है वो 20वां टर्म होगा, 20th टर्म होगा। अच्छा, n अगर फ्रैक्शन में आता, n आता 20/3, 20/5, एस 20/5 तो इज ओके, बट ऐसा नंबर जो कि फ्रैक्शन में ही रह जाए, तो n हमेशा हमें बताता है कि कौन सा नंबर का टर्म है। तो नंबर का जो टर्म होगा, टर्म का जो काउंट है वो तो बेटा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। टर्म का जो काउंट है वो 2/3, 3/4, 4/5 ऐसा फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए।
अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है दैट मीन्स कि वो जो नंबर लिखा हुआ है, यानी कि अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है यहाँ पे, तो मैं कहता 97 जो है ना वो इस सीक्वेंस का पार्ट नहीं है, वो इस सीक्वेंस में कहीं पर नहीं आएगा। बट n की वैल्यू 20 आ रही है तो सिंपल सी बात है वो 20th टर्म होगा, ठीक है, वो 20th टर्म होगा। अच्छा, अब हम कह रहे हैं, अब हमसे कह रहे हैं कि 172 कौन सा टर्म होगा, तो मैंने कहा चलो 172 भी कौन सा होगा, nth टर्म होगा, तो nth टर्म बराबर में 172 मान लिया, तो tn बराबर 172, और tn की वैल्यू पता है 5n माइनस का 3, दैट इज इक्वल्स टू 172। नाउ 5n इज इक्वल्स टू 172 प्लस का 3 हो गया, और ये भी कैंसिलेबल है, तो दिस इज 175 एंड n इज इक्वल्स टू 175 बाय 5। 5 times 3 is 15, 5 times 3 is 15, no 5 times 5 is 25, that is okay। तो n आ गया 35 बेटा, तो यानी कि ये 35th टर्म होगा, तो यानी t35 will be equal to 172 and here t20 is equals to 97। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, कौन सा टर्म होगा, होगा भी या नहीं होगा, ये चेक करने के लिए हम nth टर्म का फॉर्मूला जो भी गिवन है वो लगाते हैं और उसको इक्वेट कर लेते हैं उस नंबर के, जो नंबर आपको गिवन होता है, और n की वैल्यू निकालते हैं। अगर n की वैल्यू हमारी कुछ काउंट में आ रही, कुछ नंबर आ रहा है तो वेल एंड गुड, होल नंबर आ रहा है वेल एंड गुड, अगर होल नहीं नंबर नहीं आ रहा, कोई फ्रैक्शन आ रहा है राइट, तो फिर हम कहेंगे नो दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट नंबर विल नॉट बी देयर इन द लिस्ट। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू, राइट। तो अब हम बात करते हैं हमारे नए क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो कह रहा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस tn इज इक्वल्स टू 5n माइनस का 3, कह रहा है इसका कौन सा टर्म 607 होगा। तो अभी तो पता है कौन सा टर्म 607 होगा, हमें नहीं पता कौन सा टर्म होगा, तो मैंने कहा nth टर्म होगा, तो 607 इज tn इक्वल्स टू 5n माइनस का 3 बेटा। अगेन 607 प्लस का 3 क्योंकि उधर माइनस का 3 है इक्वल्स 5n, दिस इज 610 डिवाइडेड बाय 5, 610 है ये, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सही से लिखता हूँ, 610 डिवाइडेड बाय 5, तो n की वैल्यू आ गई 5 टाइम्स 1, ओके, एंड 1 इज लेफ्ट, 5 टाइम्स 2 इज 10, 5 टाइम्स 2 इज 10, सो n इज 122, यानी कि 122वां टर्म t122 इज इक्वल्स टू 607, 122वां टर्म होगा इस सीक्वेंस का जो कि 607 आपको दे देगा। सिंपल सी बात है, आई होप समझ में आ गई होगी, और प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को बेटा। अ सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल। अच्छा, रिकर्सिव रूल दो तरह के रूल होते हैं, एक रिकर्सिव रूल होता है और एक होता है एक्सप्लिसिट रूल। एक्सप्लिसिट रूल को हम जनरल फॉर्म या जनरल फॉर्मूला भी कहते हैं। रिकर्सिव रूल में क्या होता है कि नया जो टर्म है वो पुराने टर्म के रेफरेंस में लिखा जाएगा। देखो रिकर्सिव रूल की जब मैं बात कर रहा हूं तो जो रिकर्सिव रूल गिवन है वो tn+1 इज इक्वल टू tn+3, ये रिकर्सिव रूल है। तो देखो जो tn+1 यानी कि जो नया टर्म है वो पुराना टर्म प्लस में समथिंग या माइनस में समथिंग ऐसा लिखा गया है। तो नया टर्म कैसे आ रहा है, पुराने टर्म में क्या कर आ रहा है, ये रिकर्सिव रूल है। और एक एक्सप्लिसिट रूल होता है, एक्सप्लिसिट रूल या फिर जनरल रूल, इसमें ना टर्म्स का रेफरेंस नहीं दिया जाता। तो जनरल रूल जो अभी तक ऊपर पढ़ रहे थे, जैसे कि ये था ना tn बराबर का 5n माइनस का 3, ये देखो रिकर्सिव रूल नहीं है, ये जनरल रूल है। तो ध्यान से समझ लो, एक्सप्लिसिट रूल या जनरल रूल एक ही बात होती है, और उसमें नया टर्म निकालने के लिए पुराने टर्म का रेफरेंस नहीं दिया जाता, उसमें सिर्फ n पता होना चाहिए आपको, ओके। पर जो रिकर्सिव रूल होता है उसमें नया टर्म निकालने के लिए पुराना टर्म, पिछला टर्म, उसका रेफरेंस दिया जाता है, तो ये रिकर्सिव रूल होता है। तो यहाँ पर देखो रिकर्सिव रूल गिवन है, ठीक है, ये जो है ये रिकर्सिव रूल है बेटा, अंडरस्टूड। तो आपको रिकर्सिव रूल गिवन है, तो ये प्लीज बात नोट कर लो, रिकर्सिव रूल एक्सप्लिसिट रूल में क्या फर्क है। चलिए ठीक है, अब क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि भाई रिकर्सिव रूल तो ऐसा है कुछ, दिखा रिकर्सिव रूल ये रहा, for n is greater than or equal to 1 find first 5 term of the sequence,
इसके पहले 5 टर्म निकालने हैं, तो बेटा पहला टर्म निकालना है ना। 1 से बड़ा होना चाहिए, देखो तो या तो 1 है या 1 से बड़ा है। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एंड इज 52 टर्म ऑफ द सीक्वेंस और नॉट, एंड T1 इज गिवन टू यू बेटा। T1 इज -5 सॉरी। तो T1 तो ऑलरेडी पता है। अच्छा, n की वैल्यू अगर 1 डाल दूं तो मुझे T2 मिल जाएगा। T2 n की वैल्यू 1 डालने पे आएगा, तो T1 + 1 इज इक्वल्स टू T1 प्लस का 3, राइट। नाउ T1 इज व्हाट, T2, T1 + 1 इज T2, करेक्ट। T2 इज इक्वल्स टू T1 तो पता है ना -5 है और प्लस का 3, तो यानी कि कितना हो गया ये -2। ऐसे ही अगर मैं T2 निकाल दूं बेटा, T3 सॉरी, T2 तो निकाल चुका हूं यहाँ पे, है ना। ये मेरा T2 है और T1 ऑलरेडी गिवन था। अच्छा, T3 कैसे आएगा, तो जो T2 आया है, T2 आया -2, उसमें +3 कर दो, कितना हो गया 1। T4 आने के लिए क्या चाहिए, T3 जो था, T3 यानी कि ये 1, उसमें +3 कर दो 4। T5 आने के लिए क्या चाहिए, तो T4 जो टर्म था 4, उसमें फिर से आप 3 ऐड कर दो, तो आएगा 7। ठीक है बेटा। तो देखो पहला टर्म अगर मैं इसको लिखने जाऊं, तो मेरा पहला टर्म है बेटा -5, दूसरा टर्म है बेटा -2, तीसरा टर्म है मेरा 1, फिर चौथा टर्म है मेरा 4, और फिर पांचवा टर्म है मेरा 7। तो ध्यान से देखो, -3 और -2 में 3 का डिफरेंस है, +3, फिर -2 और 1 में फिर 3 का डिफरेंस है, +3 +3 +3, सब कुछ 3 ऐड कर कर आते जा रहा है। तो बेसिकली क्योंकि एक कॉमन डिफरेंस दिख रहा है इस लिस्ट ऑफ टर्म में, तो ये एक क्या है, ये एक कह सकते हो व्हाट वी कैन से इज एन एपी, राइट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि एक कॉमन डिफरेंस है ना, करेक्ट। तो इसमें कॉमन डिफरेंस है बेटा, ए को मान लेता हूँ -5 पहला टर्म, और डी कॉमन डिफरेंस दिख रहा है +3, है ना। A2 - A1 करोगे तो -2 -5, तो दैट इज -2 + 5 इज +3, तो डी आ गया। और मैंने बताया जब भी आपको ए और डी पता है तो कोई भी टर्म निकाल सकते हो। कह रहा फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, इज 52 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस और नॉट, इफ सो विच टर्म, क्या 52 इस सीक्वेंस का कोई टर्म होगा। तो सबसे पहले बेटा, क्योंकि मुझे पता है ये एपी है, तो इसका एक जनरल रूल तो है ना, क्योंकि ये मुझे पता है एपी है। -5 क्या क्या टर्म थे, -5 -2 1 फिर 4 एंड फिर 7। अच्छा, क्योंकि ये एपी है तो ए एन nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस में n-1 टाइम्स d। और पूछा गया है कि क्या 52 इसमें कोई टर्म होगा कि नहीं, तो मैं कहता हूँ हाँ nth टर्म होगा, तो 52 को nth टर्म मान लेता हूँ, तो n a n बराबर 52 एंड दैट शुड इक्वल्स टू a प्लस n-1 टाइम्स d बेटा। अच्छा, a क्या है, पहला टर्म 52 एज इट इज, a इज -5 प्लस में n-1, और d तो तुम्हें दिख रहा है ना 3 है, ठीक है। ये -5 उधर जाएगा तो +5 होगा, तो 52 प्लस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में n-1 टाइम्स 3, ये हो गया 57। पर ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n-1 एंड 3 टाइम्स 1 एंड 3 टाइम्स 9 एंड दिस -1 इज कमिंग हियर, तो ये +1 हो जाएगा। n की वैल्यू आ रही है 20, तो n जो है 20 आ रहा है, यानी ये 20th टर्म होगा। तो T20 विल बी इक्वल टू 52, अंडरस्टूड। ओके, और कुछ भी पूछा गया था आपसे, इफ सो विच टर्म, हाँ तो हाँ टर्म है, और अगर ऐसा है तो वो 52 20th टर्म होगा, अंडरस्टूड। ये 20वां टर्म आ जाएगा। आई होप ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, आगे की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 बेटा बोल रहे T1 1 है, T2 2 है, T3 4 है, Tn इक्वल्स Tn-1 Tn + 2 एंड सो ऑन। तो देखो ये कौन सा रूल है, क्या ये जनरल रूल है, क्या ये रिकर्सिव रूल है। तो आप कहोगे सर रिकर्सिव रूल है क्योंकि नया टर्म निकालने के लिए पिछले टर्म्स का रेफरेंस दिया जा रहा है, ये रिकर्सिव रूल है। तो रिकर्सिव रूल क्या है, Tn जो है बेटा Tn-1 प्लस में Tn-2 प्लस में Tn-3, यानी कि नया टर्म निकालने के लिए
पिछले तीन टर्म को जोड़ना पड़ता है, समझ रहे हो? अच्छा अच्छा, इसमें T1 T2 T3 गिवन है आपको, ठीक है ना? T1 इज इक्वल्स टू 1, T2 इज इक्वल्स टू 2 एंड T3 इज इक्वल्स टू 4। T1 T2 T3 गिवन है। अच्छा, n की वैल्यू है 4 से ज्यादा या 4, तो n की वैल्यू आप 4 ले सकते हो या 4 से ज्यादा ले सकते हो। आपको T4 निकालना है तो इधर n की जगह पे 4 डालना है, तो T4 हो जाएगा Tn-1 यानी T3, Tn-2 यानी कि 4 - 2 इज T2 एंड प्लस में T1, तो T4 ऐसा आ जाएगा। अच्छा T3 कितना है? 4 है। T2 कितना है? यहां से देखो, T2 इज 2, T1 कितना है? 1, तो T4 आ गया 4 + 2 6 + 1 इज 7। T5 निकालना है, तो T5 होगा बेटा T4 + T3 + T2, तो T5 हो जाएगा T4 बेटा, T4 बताओ, 7 आया हुआ है। T3 बताओ, उधर से देख लो 4 है। T2 बताओ, T2 इज 2, तो कितना आ गया? 7 4 11 और 2 13, 13 आ गया। ऐसे ही आपको निकाल लेना है T का 6, मैं T6 निकाल रहा हूं, तो ये T5 प्लस का T4 प्लस का T3 तक जाएगा। T6 निकालने के लिए T5 बताओ, T5 13 था, T4 बताओ, T4 7 निकाला था, और T3 बता दो 4 है, एंड ऐड कर लो बेटा, तो 24 आ जाएगा एंड दिस इज योर T6। और बाकी में फिर आपको सिमिलर फैशन में T7 एंड T8 निकाल लेना है, एंड आई होप आप निकाल पाओगे, ठीक है? दिस इज इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड इसी के साथ कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो, आपने पहली एक्सरसाइज खत्म कर ली है एपी और जीपी की। तो देखो पहली एक्सरसाइज बड़े आराम से प्यार से खत्म हो चुकी है। चलिए हम दूसरी एक्सरसाइज की बात करें, और दूसरी एक्सरसाइज में कुछ नया नहीं है, हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मैंने आपको बताया, कोई भी ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर्स या सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसमें आपको जनरल फॉर्मूला ए एन का a + n-1 टाइम्स डी, जो कि अभी मैंने बताया था, वो याद रखना है कि ए एन जो होता है वो होता है a प्लस में n-1, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस थोड़ा सा कम है, ए एन का फॉर्मूला a प्लस में n-1 टाइम्स ऑफ डी, ये है हमारा nth टर्म का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट कर लेते हैं। फाइंड द 10th एंड 26th टर्म ऑफ दिस एपी। तो देखो एपी गिवन है आपको, 3 है, 8 है, 13 है, 18 है। अच्छा ए यानी फर्स्ट टर्म 3, डी यानी कि a2 - a1, a2 - a1 कितना है? 8 माइनस का 3 5, तो डी पता है, ए पता है, कौन सा टर्म निकालना है? 10th टर्म। तो भाई 10th टर्म निकालने नहीं, a10 निकालना है। और ध्यान से देखो a10 क्या होगा? a प्लस में 10 - 1 9 डी, तो ये a10 है। इसके अंदर a की जगह पे a10 एज इट इज, a की जगह पर क्या रख दो? 3, और 9 टाइम्स डी की जगह पर 5, 3 प्लस में 9 टाइम्स 5 इज 45, दिस इज 48, तो ये है 10वां टर्म। अंडरस्टूड? ये मैंने 10वां टर्म निकाल दिया। और अब मुझे क्या निकालना है? 26th टर्म, यानी a26, दैट विल बी a प्लस का 26 - 1 इज 25 डी, ठीक है? a26, a कितना है? a है 3, एंड 25 टाइम्स d इज 5, तो 3 प्लस में 125, 3 + 125, ठीक है? 25 टाइम्स 5 इज 125, तो दिस इज 128, तो a26 यानी 26वां टर्म ये होगा इस सीक्वेंस का। आसान है, बहुत आसान है। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस आपको गिवन है, यानी एपी गिवन है 21 18 15, इसका कौन सा टर्म -81 होगा? मुझे नहीं पता कौन सा टर्म होगा। देखो ये पता है पहला टर्म है, ये पता है दूसरा टर्म है, ये पता है तीसरा टर्म है, ये कौन सा टर्म है नहीं पता। तो इस ये कौन सा टर्म है, इसको मैं मान लेता हूँ nth टर्म है। कौन सा टर्म है नहीं पता, यानी n की वैल्यू नहीं पता है ना, ये पता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है,
तो इसके लिए n क्या है 3, इसके लिए n क्या है 2, इसके लिए n क्या है 1, ये पता है, पर इसके लिए n क्या है नहीं पता, तो मैंने कहा nth टर्म है। जब भी कौन सा टर्म होगा नहीं पता तो उसमें nth टर्म मान लेते, तो nth टर्म है हमारा माइनस का 81, और nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस 1 टाइम्स d, यही तो होता है ना। सी दिस इज द फॉर्मूला इक्वल्स टू माइनस 81। अच्छा a और d की वैल्यू तो तुम्हें निकाल कर रखनी ही रखनी है। a कितना है 21 है, d देख लो जरा 18 माइनस 21, 18 माइनस 21 करेंगे a2 माइनस a1, समझ में आ रही है बात। हमेशा क्या करना है a2 माइनस a1, a2 क्या है 18 माइनस का a1 क्या है 21, तो बेसिकली माइनस है 3, d क्या है माइनस का 3 बेटा। a की जगह क्या रखोगे, a की जगह सर 21, n माइनस 1 देखो n की वैल्यू पता नहीं है तो n माइनस 1 एज इट इज, बट d की जगह पे क्या रखना है माइनस का 3 इक्वल्स माइनस का 81। ओके सबसे पहले ये जो 21 है इस तरफ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो रखा है, माइनस 81 माइनस का 21। आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर n माइनस 1 मल्टीप्लाई में माइनस का 3 है, और माइनस 81 और माइनस का 21 इज माइनस का 102, और ये जो माइनस का 3 है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 102 डिवाइड में माइनस का 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 7 जा एक्चुअली 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 एंड देन 3 4 जा 12, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 34 एंड n इज इक्वल टू 34 प्लस 1 35, तो आपको n की वैल्यू 35 पता चल गई, तो यानी कि ये 35वां टर्म है। अंडरस्टूड, लाइक a35 विल बी योर माइनस 81, ठीक है 35वां टर्म होगा माइनस 81। आई होप ये बात क्लियर होगी। चलिए दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए ना, हाँ दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम। जब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं तो देखो फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी, ये इसका nth टर्म निकालना है, और रिकर्सिव रूल, कौन सा रूल लिखना है रिकर्सिव, जनरल रूल नहीं लिखना, रिकर्सिव रूल। और मैंने आपको बताया कि रिकर्सिव रूल लिखते समय रेफरेंस किसका लेना होता है, पुराने टर्म का। नया टर्म लिखने के लिए पुराने टर्म का, पिछले टर्म का रेफरेंस चाहिए होता है। तो देखो ध्यान से, ए है पहला टर्म है 11, अच्छा डी क्या है बेटा 8 माइनस 11, 8 माइनस 11 ठीक है ना, 8 माइनस 11 अंडरस्टूड, डी क्या है 8 माइनस 11, a2 माइनस 7 होता है ना, तो डी हो गया माइनस का 3, ए पता है डी पता है। तो इसका जनरल रूल क्या है, हमेशा ध्यान रखना, इसका जब जनरल रूल लिखना है तो मुझे कोई टर्म का रेफरेंस नहीं चाहिए, पर रिकर्सिव रूल लिखने के लिए टर्म का रेफरेंस चाहिए। यानी कि अगर मैं कोई भी nth टर्म लिखना चाहता हूं, कोई भी nth टर्म लिखना चाहता हूं, तो nth टर्म से पिछला जो टर्म है वो होगा टी एन माइनस 1, nth टर्म से पिछला टर्म है, जैसे n की वैल्यू अगर 10 है तो उससे पिछला टर्म क्या होगा 9वां टर्म होगा, तो टी एन माइनस 1 कर आएगा, 10 माइनस 1 कर आएगा 9, है ना। तो नया टर्म उसके जस्ट पिछले टर्म से डी कितना आ रहा है -3, तो -3 है। ये जनरल सॉरी रिकर्सिव रूल है, ये क्या है रिकर्सिव रूल, रिकर्सिव रूल। अच्छा सर अगर जनरल रूल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जनरल रूल भी बता देते हैं। तो जनरल रूल में हम मान लेंगे nth टर्म बेटा, nth टर्म है ना, nth टर्म, और वो फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस में n माइनस 1 टाइम्स डी, और इस फॉर्मूला में nth टर्म को nth टर्म ही रहने दो, और a की जगह पे लिख दो 11, और प्लस में n माइनस 1, n माइनस 1 को भी n माइनस 1 ही रहने दो, और d की जगह पे -3 लिखो, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो a n आ जाएगा 11, और देखो माइनस का 3n, माइनस माइनस प्लस का 3, फर्दर ए एन आ जाएगा 11 प्लस 3 इज 14 माइनस का 3n। ये जनरल रूल है, ये है जनरल रूल, या फिर इसको हम एक्सप्लिसिट रूल भी कहते हैं, एक्सप्लिसिट रूल भी कहते हैं, बट ये है मेरा रिकर्सिव रूल। अंडरस्टूड, रिकर्सिव रूल में नया टर्म लिखने के लिए पुराने टर्म का रेफरेंस पिछले टर्म का रेफरेंस दिया जाता है, और हमारा रिकर्सिव रूल ही हमें लिखना था, तो यही हमारा काम हो गया, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, आई होप ये बात समझ में आएगी। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बेटा। कह रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी है जो कि 50 टर्म है, उसके अंदर कितने टर्म है 50, 50, ठीक है, टोटल टर्म्स 50 है उसमें, विच इन विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो लास्ट टर्म का मतलब समझ में आ रहा है ना, लास्ट टर्म यानी 50वां टर्म होगा। अगर एक एपी में 50 टर्म है और लास्ट टर्म अगर 106 है यानी 50वां टर्म 106 है। तो देखो थर्ड टर्म गिवन है, A3 गिवन है, 12 और गिवन है आपको 50वां टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म यानी 50वां टर्म, क्योंकि 50 ही तो टर्म है प्रॉपर एपी में, तो 50वां टर्म 106 है। अच्छा A3 कैसे लिखोगे? क्या A3 को आप A+2D लिख सकते हो बराबर 12? अच्छा A50 कैसे लिखोगे? क्या A50 को आप A प्लस का 49D लिख सकते हो बराबर 106 लिख सकते हो, है ना। अब ये दो इक्वेशन आ गई है, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसको फर्स्ट और इसको मैं सेकंड मान लेता हूं, तो और मैं सेकंड माइनस का फर्स्ट कर लेता हूं, मैं सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं बेटा, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड है 14A प्लस का 49D माइनस में A प्लस का 2D। देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करोगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड क्या 106 और माइनस का 12, इसका राइट हैंड साइड 106 और इसका राइट हैंड साइड माइनस का 12, राइट। तो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ सब्ट्रैक्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ। तो देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड था A प्लस 49D, पहले तो A प्लस 49D लिखा, फिर इसका लेफ्ट हैंड साइड था A प्लस 2D, तो A प्लस 2D लिखा माइनस में, और जैसे ही ब्रैकेट ओपन होंगे तो माइनस, ये वाला माइनस सेकेंड वाले ब्रैकेट से सबसे मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो माइनस का A और माइनस का 2D, इधर 106 माइनस का 12 कितना हो जाएगा? तो 106 माइनस 2 हो जाएगा 104 एंड देन दैट इज 94, ये हो गया 94। और देखो पॉजिटिव है नेगेटिव है खत्म, 49D माइनस का 2D, दिस इज 47D इज इक्वल्स टू 94। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो D की वैल्यू आएगी 94 बाय 47 एंड आपको ये तो समझ में आ रहा है डबल है इसका, तो D इज इक्वल्स टू 2, तो D तो 2 आ गया। अब D की जो वैल्यू आई है, ठीक है, ये जो D की वैल्यू आई है ये किसी भी इक्वेशन में डाल दो, पहली इक्वेशन में डाल दो या दूसरी इक्वेशन में डाल दो। ध्यान से देखो, अगर D की वैल्यू मैं पहली इक्वेशन में डालता हूँ 2, तो A प्लस में 2D, A प्लस में 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, और A प्लस का 4 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। और क्या मैं इसको लिख सकता हूँ A बराबर 12 माइनस का 4, तो क्या A की वैल्यू बेटा 8 आ गई? हाँ जी बताओ। तो मेरे पास अब मेरा A पता है मुझे 8 है और मुझे D पता है 2, और अगर किसी एपी में A और D पता चल जाए तो दुनिया का कोई भी टर्म उस एपी के लिए निकाल सकते हो आप। और कौन सा टर्म निकालना है आपको? 29th टर्म निकालना है। तो यहां तक समझ में आ गया? प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और अब मैं 29th टर्म लिख रहा हूँ, A29 क्या होगा? A प्लस का 28D, ओके। तो A29 के लिए A क्या था बेटा? A क्या था? A था आपका 8 और D है 2, A था 8 प्लस में D, अच्छा 28 टाइम्स D है तो 28 टाइम्स 2, 8 प्लस में 56 एंड दिस इज 64, आंसर इज 64, ठीक है। 29वां टर्म 29th टर्म जो होगा वो 64 होगा, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर होगी आपको, अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। मतलब बहुत अच्छे से बहुत आराम से पढ़ाया जा रहा है आपको, हर एक चीज बारीकी से समझाई जा रही है, ठीक है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ऑफ कोर्स डिस्कस कर सकते हो, वी आर ओपन फॉर द डिस्कशन, ठीक है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दीज 2 डिजिट नंबर्स? अब 2 डिजिट के कितने नंबर 3 से डिविजिबल है? अच्छा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, ऐसा सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर जो डिविजिबल बाय 3 है। अच्छा 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 10, पर 10 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, 11 उसके बाद नहीं, पर 12 होता है डिविजिबल बाय 3। तो यानी सबसे छोटा नंबर जो कि 2 डिजिट का है और डिविजिबल है वो है 12। उसके अगला नंबर जो 2 डिजिट का 3 से डिविजिबल होगा, अगला नंबर 15 होगा, फिर अगला नंबर 18 होगा एंड सो ऑन। अच्छा लास्ट 2 डिजिट का नंबर जो कि 3 से भी डिविजिबल हो, 2 डिजिट का लास्ट नंबर होता है 99। तो क्या 99 3 से डिविजिबल है? हाँ आप कहोगे हाँ जी सर, तो लास्ट 2 डिजिट नंबर जो कि 3 से डिविजिबल है वो 99 है। तो अब मुझे बताओ
कितने नंबर्स हैं ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये पता नहीं कौन सा नंबर है, पर जितना भी जोन से भी नंबर का ये नंबर है 99, जोन से भी नंबर पर आ रहा है उतने ही इस लिस्ट में नंबर होंगे। तो भाई मुझे एन की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें ए है बेटा 12, इसमें डी है बेटा, आप देख लो A2 माइनस A1 करके 3, और मुझे नहीं पता ये कौन सा टर्म है 99, तो मैंने कहा nth टर्म है। कौन सा टर्म है? nth टर्म। तो nth टर्म मैं मान लेता हूँ 99। nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d बराबर 99। और अब a और d की वैल्यू 12 और n माइनस 1, तो n तो पता ही नहीं, n माइनस 1 एज इट इज, d की जगह पे 3 बराबर 99। अच्छा 12 उधर जाएगा अब, तो n माइनस 1 टाइम्स 3। और कोई अगर ये सोच रहा है कि सर ये 3 पहले उधर जाके डिवाइड कर दो, तो नहीं भाई, सबसे पहले प्लस वाले और माइनस वालों को शिफ्ट करते हैं, है ना। तो ये 99 माइनस का 12 हो जाएगा बेटा। फर्दर n माइनस 1 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 99 माइनस 12 इज व्हाट? 87, राइट। n माइनस 1 इज इक्वल टू 87 बाय 3 नाउ। 3 टाइम्स 2 is 6, 3 times 9 is 27। तो ये आ गया 3 times 2, 3 times 9, so 29। so n minus 1 is equals to 29 and n is equals to बेटा 30। तो इस लिस्ट में 30 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 30, और ये 30वां टर्म है। सो ये कह रहा था हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स? सो 30 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 30 2 डिजिट नंबर्स, 30 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट numbers are divisible by 3। understood? 30 2 डिजिट नंबर्स जो कि डिविजिबल होंगे 3 से। एंड व्हाट इज द सम ऑफ दीज 2 डिजिट नंबर्स? इनका सम क्या होगा? तो देखो एपी का सम निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, राइट। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी निकालना बताया था मैंने। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी वाज n by 2 2a प्लस में n माइनस 1 टाइम्स d बेटा। एक तो ये फॉर्मूला था, एक और फॉर्मूला था n बाई 2 a प्लस एल। ये कब लगाना था? जब आपको पहला और आखिरी टर्म पता हो। तो ध्यान से देखो, क्या इस लिस्ट का पहला टर्म 12 है और आखिरी टर्म 99 है ना। तो a पता है 12, l पता है 99, तो क्या दूसरा फॉर्मूला लगा लेना चाहिए? हाँ। तो एस एन यानी, अच्छा n की वैल्यू तो 30 है भाई, इसमें टोटल कितने टर्म है? 30 ना। n निकाला 30, ये रहा n 30 निकाला, राइट। तो s 30, एस एन मतलब s 30 और 30 बाई 2। a कितना है? a है 12, लास्ट टर्म यानी कि 99, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 30 बाई 2 इज 15 एंड 12 प्लस 99 इज 111, ठीक है। ओके, नाउ 15 टाइम्स 111। तो अब 15 टाइम्स 111 तुम्हें करना पड़ेगा। 111 टाइम्स 15 करोगे बेटा, तो ये 5 5 5 आ जाएगा, फिर ये 1 1 1 आ जाएगा, और ये 5 6 6 1 आ जाएगा। तो लॉजिकली 1 6 6 5 आपका आंसर आएगा। तो ये होगा उन सभी 2 डिजिट नंबर्स का सम जो कि 3 से डिविजिबल है। अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन तो आसान है। कह रहे हरीश स्टार्टेड वर्क एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5 लाख एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹20,000 ईच ईयर, ठीक है। हरीश ने, मैं इसका एपी लिख देता हूं, तुम खुद से सॉल्व कर पाओगे आई होप। हरीश ने वर्क यानी काम शुरू किया, और सालाना उसकी जो सैलरी है बेटा, हर साल उसको 5 लाख रुपए मिलते हैं। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 20,000 हर साल ईच ईयर। तो पहले साल में उसको 5 लाख रुपए मिले होंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 लाख रुपए। अगले साल उसका 20,000 का इंक्रीमेंट हुआ होगा, तो उसको 5,20,000 रुपए मिलेंगे अगले साल। फिर से 20,000 का इंक्रीमेंट हुआ होगा, तो 5,40,000 रुपए अगले साल उसको मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही करते करते किसी साल में जाकर उसकी जो सैलरी होगी वो 7 लाख रुपए हो जाएगी। 1 2 3 4 5, 7 लाख रुपए उसकी किसी साल पे जाके सैलरी हो जाएगी। तो कौन से साल में जाके होगी? कौन से साल में? हाउ मेनी, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल बाद? तो ये नहीं पता, तो ए एन मान लो इसको, ए एन है ना। ए एन बराबर क्या है? 7 लाख है। तो बस a प्लस में n माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू 7 लाख, और a की वैल्यू पता है 5 लाख है, प्लस में n माइनस 1, n ही तो नहीं पता, तो n माइनस 1 एज इट इज। बट d देखो, d तो 20,000 है बेटा, 5 लाख 520 540, तो d है 20,000 20,000।
इज इक्वल टू 7 लाख। और समझदार लोगों को पता चल गया होगा 5 लाख उधर जाके माइनस होगा, तो n माइनस वन, जब 5 लाख 7 लाख में से माइनस होगा तो 2 लाख बचेंगे ऊपर, 3 4 5, और ये जो 20,000 है ये उधर जाके डिवाइड होगा तो 20,000 नीचे आ जाएगा, 20,010, राइट। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 10 एंड n इज इक्वल टू 11। 11 साल बाद उसकी सैलरी, 11 साल बाद, समझ रहे हो, 11 साल लग जाएंगे उसको 7 लाख रुपए की सैलरी पाने में। तो बहुत ही लंबा समय लग गया उसको 7 लाख रुपए की सैलरी पाने में, 11 साल तक मेहनत करेगा बेचारा। चलिए, अब ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो हम फर्स्ट 2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किए हैं, इंट्रोडक्शन हमने ले लिया एपी का। हम नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में पोस्ट कर लेंगे 8.3 एंड साथ में एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज, जिसके अंदर जीपी का भी इंट्रोडक्शन हो जाएगा। आई होप एपी आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा और सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। और जीपी एंड 8.3 के बाद हमारा जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में डिस्कस कर लेंगे। So if you like the session, please hit the subscribe button, like कर दो, शेयर कर दो, एंड जिसको भी प्रॉब्लम हो वो अपना प्रॉब्लम, अपना इशू, अपनी समस्या कमेंट डाउन कर कर हमें बता दें, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जरूर करेंगे, मतलब है ना, आसानी के साथ कोशिश करेंगे, जरूर करेंगे इसे सॉल्व। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।